जय हिंद दोस्तों। हिस्ट्री से एक और उपयोगी वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा प्राचीन भारतीय इतिहास और उसके स्रोत। दोस्तों ये टॉपिक आज की वीडियो में आप सभी को पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया जाएगा और एग्जाम में जितने भी उपयोगी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस वीडियो में शामिल किए हुए हैं। दोस्तों यहां से आगामी जो एग्जाम है उनके लिए भी क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, टॉपिक को पूरी तरीके से कवर कीजिएगा। साथ ही पीडीएफ आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। इस नोट्स की आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के जरिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। रोजाना एक ऐसी ही वीडियो मैं आप सभी को जरूर देता हूं। सबसे पहले देखिएगा प्राचीन भारतीय स्रोत में से सबसे पहली बात देखिएगा, हमारे देश की सभ्यता दोस्तों विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। आप लोग जानते होंगे भारत अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे यूनानियों ने भारत को इंडिया, तो किसने कहा था भारत को इंडिया? यूनानियों ने। अरब ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है अरब ईरानियों ने भारत को क्या कहा? हिंदुस्तान। यूनानियों ने भारत को क्या कहा? इंडिया। ठीक है, माना जाता है कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर, ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है जो भरत थे उनके पिता का क्या नाम था? ठीक है, तो राजा दुष्यंत था। तो राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर दोस्तों इस देश का नाम भारत पड़ा था, याद रखिएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए दोस्तों मुख्यतः इसके स्रोतों को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तीन भागों में विभाजित किया गया है। चलिए तीन भाग हैं, कौन कौन से इनको जानते हैं। ये तीन भाग है दोस्तों, साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा विदेशी यात्रियों का विवरण और तीसरा है दोस्तों पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत तो साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण इसमें रहेगा और पुरातत्विक संबंधी साक्ष्य इसमें आपके होंगे। चलिए इनमें भी मेन टॉपिक क्या रहेंगे। देखिए साहित्यिक साक्ष्य से धार्मिक साहित्य, वेद पुराण उपनिषद रामायण महाभारत ईटीसी रहेंगे। ठीक है, लौकिक साहित्य में अर्थशास्त्र अष्टाध्यायी ईटीसी रहेंगे यानी इत्यादि रहेंगे। विदेशी यात्रियों के विवरण में यूनान और रोम के लेखकों का विवरण रहेगा, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, ठीक है, टिटेसियस और ईटीसी आदि रहेंगे। अगला चीन यात्रियों का वृत्तांत रहेगा, फाहियान, हेविंगसांग, ठीक है, सुंगयुन, ईटीसी इत्यादि। अरब यात्रियों का वृत्तांत दोस्तों इसके अंदर रहेगा विदेशी यात्रियों के विवरण के। वही पुरातत्व संबंधी जानकारी की बात करें तो इसमें अभिलेख, मुद्रा और स्मारक हम लोग कवर करेंगे। चलिए तो पहले हम बात करते हैं साहित्यिक साक्ष्य के बारे में और इससे दोस्तों हम टॉपिक उठाते हैं धार्मिक साहित्य, ये जो है ठीक है इसको उठाएंगे सबसे पहले। ठीक है भाई, अरब यात्रियों का दोस्तों जो इसमें हम वृत्तांत, इसमें अरब यात्रियों का भी कवर करेंगे, अलब्रूनी, अलमसूदी और सुलेमान ईटीसी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला हम देखेंगे दोस्तों साहित्यिक साक्ष्य। चलिए साहित्यिक साक्ष्य के बारे में थोड़ा पहले हम जानते हैं। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुओं का दोस्तों अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक साक्ष्य को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक तो दोस्तों धार्मिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे धार्मिक साहित्य के बारे में। चलिए धार्मिक साहित्य के बारे में थोड़ा जानते हैं पहले। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर, ठीक है, ब्राह्मणेतर साहित्य की चर्चा की जाती है। तो आपसे पूछ सकता है किस साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर साहित्य की चर्चा की जाती है? तो आप कहेंगे धार्मिक साहित्य। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथों में आते हैं ये वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति आदि सभी। ठीक है, और अगला जान लीजिए ब्राह्मणेतर जो है दोस्तों इन ग्रंथों में जैन तथा बौद्ध ग्रंथों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये भी पूछ सकता है ब्राह्मणेतर के अंतर्गत किस ग्रंथों को सम्मिलित किया गया है? तो आप कहेंगे जैन और बौद्ध। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले हम वेद के बारे में दोस्तों पढ़ने वाले हैं, वेद कवर करेंगे। सबसे पहले हम वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? वेदों की संख्या 4 है। ये भी पूछेगा कि वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, याद रखिएगा। तो ऋग्वेद दोस्तों जो है सबसे प्राचीन वेद है।
तो वेदों की संख्या 4 है। कौन सी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का दोस्तों जो सम्मिलित रूप है उसे संहिता कहते हैं। तो आपसे पूछेगा चारों वेदों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? उसे संहिता कहते हैं। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण वेदों को श्रुति भी कहा गया है। याद रखिएगा, तो आपसे पूछ लेगा श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण वेदों को क्या कहा गया है, तो आप कहेंगे श्रुति भी कहा गया है। इसमें से भी सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऋग्वेद। चलिए ऋग्वेद के बारे में दोस्तों हम जानते हैं। ऋग्वेद दुनिया का प्रथम ग्रंथ और धर्म ग्रंथ है। तो आपसे पूछेगा दुनिया का प्रथम ग्रंथ और धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। तो आपसे भी पूछ सकता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 128 सूक्त जो वालक्य, खिल, पाठक के 11 सूत्रों सहित है एवं 10,462 ऋचाएं हैं। तो ये भी पूछ सकता है कितने सूक्त हैं? 1028, मंडल 10 और इसमें ऋचाएं कितनी है? 10,462। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। याद रखिएगा, ऋग्वेद की जो ऋचाओं को पढ़ा गया उसके ऋषि को क्या कहा गया था? होत्र कहा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट हम याद रखेंगे इससे, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो आपसे पूछेगा गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो आप कहेंगे सावित्री को समर्पित है। ये किस मंडल में है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो आपसे पूछेगा ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? देवता सोम का उल्लेख। और इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित जो हस्तलिखित रचनाएं हैं उनको खिल कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा ऋग्वेद के जो 8वें मंडल की हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखित जो ऋचाएं हैं इनको क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में इंद्र की संतुति, ठीक है, तीसरे मंडल में विष्णु की व अग्नि की आदि की दोस्तों स्तुति तथा 7वें मंडल में पूषण की स्तुति की गई है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएं की गई हैं। तो इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200। ठीक है, याद रखिएगा। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में ही मौजूद है। तो आपसे पूछ सकता है वामन अवतार का उल्लेख किस में है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद में। और 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद ही है। ठीक है, अगला चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूतक है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आपसे पूछ सकता है चातुर्वर्णक समाज की जो कल्पना है ना, इसका आदि स्रोत ऋग्वेद के कौन से मंडल में, तो आप कहेंगे 10वें मंडल में है। और इसे क्या कहा गया? पुरुष सूक्त कहा गया, पुरुष सूक्त, जिसके अनुसार 4 वर्ण है, चाहे कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से, देखिएगा, ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, ठीक है, वैश्य जांघों से और शूद्र को दोस्तों चरणों से उत्पन्न माना गया है। आत्मा के आवागमन व निर्गुण ब्रह्म का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में आता है। याद रखिएगा, तो आत्मा के आवागमन व निर्गुण ब्रह्म का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में आता है। याद रखिएगा। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से? एक तो ऐतरेय ब्राह्मण और एक है दोस्तों कौशित्य की, ठीक है, कौशित्य की ब्राह्मण। याद रखिएगा। ऋग्वेद के एक मंत्र में रुद्र शिव को त्र्यंबक कहा गया है। तो आपसे पूछ सकता है ऋग्वेद के एक मंत्र में शिव को मतलब क्या कहा गया है दोस्तों? रुद्र शिव को त्र्यंबक कहा गया है। रुद्रूप शिव जो है इनको त्र्यंबक कहा गया है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है। तो आपसे पूछेगा ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख नहीं है, तो आप कहेंगे ब्रह्मा का। जबकि लक्ष्मी का उल्लेख सर्वप्रथम यहीं से प्राप्त हुआ है। किससे? ऋग्वेद से ही सर्वप्रथम लक्ष्मी का उल्लेख प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद के 2 छंदों में 4 समुद्रों का उल्लेख है। ठीक है, तो ऋग्वेद के 2 छंदों में कितने समुद्रों का? 4 समुद्रों का उल्लेख है। कौन कौन से? एक ये है दोस्तों अपर, पूर्ण, एक है सरस्वत और अगला है श्रेणावत। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों वेद सामवेद। सामवेद को दोस्तों संगीत का जनक कहते हैं, यानी कि इसका अर्थ होता है गान। ठीक है, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इसके 75 सूक्तों को छोड़कर बाकी शेष सभी दोस्तों ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये सूक्त गाने योग्य हैं। याद रखिएगा।
सामवेद भारतीय संगीत पर प्राचीन पुस्तक है और इसके मतलब इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है सामवेद को। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। तो आपसे पूछेगा सामवेद का प्रथम दृष्टा किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र का उल्लेख है, याद रखिएगा। अगला वेद है यजुर्वेद, इसके बारे में पढ़ते हैं अब। यजुर्वेद दोस्तों गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो आपसे पूछेगा गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। यह कर्मकांड प्रधान था, ठीक है। इसमें यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है। इसके दो भाग है, एक तो है दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। तो दो भाग है इसके। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेनेयी संहिता कहा जाता है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा वाजसेन मतलब सनेयी संहिता किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद को। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को त्रयी कहा गया है, याद रखिएगा। क्या कहा गया है? त्रयी कहा गया है। तो ऋग्वेद, सामवेद व यजुर्वेद को त्रयी कहा गया है। यजु का अर्थ होता है दोस्तों यज्ञ। तो आपसे पूछ सकता है यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है। मैत्रेय संहिता भी यजुर्वेद से दोस्तों संबंधित है, मैत्रेय संहिता। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अथर्ववेद की। ये सबसे बाद का वाला वेद है, इसकी रचना सबसे बाद में हुई और इसे इसे दोस्तों त्रयी से बाहर रखा गया है। अर्थवेद दोस्तों जादू टोना तंत्र मंत्र संबंधी जानकारी देता है और इसमें औषधि विज्ञान तथा लौकिक जीवन के बारे में जानकारी दी गई है। अथर्ववेद में मगध व अंग जैसे पूर्वी क्षेत्रों का उल्लेख है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुंवरों का राजा कहा गया है, ठीक है। परीक्षित जो थे राजा, उनको कुंवरों का यानी कुंवरों का राजा कहा गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में आर्य व अनार्य विचारों का समन्वय मिलता है। इसका वाचन ब्रह्मा नामक पुरोहित करता है, अतः इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ब्रह्मवेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को, ठीक है। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा थे, अतः उन्हीं के नाम पर इसका नाम अर्थवेद पड़ा था, याद रखिएगा। अथर्ववेद पड़ा था। अगला बात करते हैं दोस्तों ब्राह्मण के बारे में। वेदों की सरल व्याख्या हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में की गई। तो आपसे पूछ सकता है ब्राह्मण ग्रंथों की रचना किसमें की गई? गद्य में की गई, ठीक है। ब्रह्म का अर्थ होता है दोस्तों यज्ञ, ठीक है। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले दोस्तों जो ग्रंथ हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेद स्तुति प्रधान है जबकि ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है, याद रखिएगा, यानी कानूनी प्रधान है। वैदिक भारत के इतिहास के साधन के रूप में ऋग्वेद के साथ शतपथ ब्राह्मण का नाम आता है। तो ऋग्वेद के साथ किसका आता है? शतपथ ब्राह्मण का नाम आता है। अगला है दोस्तों आरण्यक। आरण्यक के बारे में बात करते हैं। इसमें मंत्रों का गूढ़ एवं रहस्यवादी दोस्तों अर्थ बताया गया है। इनका पाठ एकांत एवं वन में ही दोस्तों संभव है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया है। कुल 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। आरण्यों से ही कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ था। चलिए अब बात करते हैं उपनिषद के बारे में कि उपनिषद क्या है, इसके बारे में जानते हैं। उप का अर्थ होता है समीप और निषिद्ध का अर्थ होता है बैठना। उपनिषद का अर्थ होता है दोस्तों वह विद्या जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषद मुख्यतः ज्ञानार्गी मार्ग की रचनाएं हैं, याद रखिएगा। उपनिषदों में पर विद्या यानी कि ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त बताया गया है। उपनिषदों की रचना मध्यकाल तक चली। ऐसा माना जाता है कि अलोपनिषद की रचना अकबर के काल में हुई थी। अगला मुक्ति उपनिषद के अनुसार कुल 108 उपनिषद हैं। तो आपसे पूछ सकता है मुक्ति उपनिषद के अनुसार कुल कितने उपनिषद हैं? 108। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर दोस्तों टीका लिखी है, ठीक है, याद रखिएगा। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर टीका लिखी है। उपनिषद ब्रह्मसूत्र तथा गीता को सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रयी कहते हैं, ठीक है। उपनिषद ब्रह्मसूत्र तथा गीता के सम्मिलित रूप को प्रस्थान त्रयी कहते हैं। केन, कंठ, प्रसन्न, मुंडक, मांडुक्य, तैतरेय, ऐतरेय, छायांदक, कौशिकी, वृदारण्यन, श्वेतास्तर, ठीक है, श्वेतास्तर, यह कुल मिलाकर 12 उपनिषद प्रमाणिक हैं, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो आपसे पूछेगा भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य ये जो है सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। चलिए वेदांग के बारे में बात करते हैं। वेदांग क्या है? वेदों के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्म कांडों के प्रतिपादन में सहायतार्थ
वेदांग नामक साहित्य की रचना की गई। वेदांग कुल मिलाकर 6 हैं। इन्हें गद्य में सूत्र के रूप में लिखा गया है। इन 6 ही वेदांगों के नाम तथा क्रम का वर्णन सर्वप्रथम मुंडोपनिषद से मिलता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी, दोस्तों इन सभी का उल्लेख वेदांग में मिलता है। अगला है स्मृति एवं धर्मशास्त्र। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। स्मृतियां या धर्मशास्त्र के बारे में बात करने वाले हैं हम। देखिएगा, ईसा पूर्व की द्वितीय शताब्दी से लेकर पूर्व मध्य काल तक विभिन्न स्मृतियों की जो ग्रंथ थे दोस्तों, उनकी रचना की गई थी। तो याद रखिएगा, धर्मसूत्रों से ही मनुस्मृति का विकास हुआ, इसलिए स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि धर्मशास्त्र किसे कहा जाता है? स्मृतियों को, ठीक है। और जो मनुस्मृति है दोस्तों, वो सबसे प्राचीन स्मृति है। इनमें प्रमुख स्मृतियां कौन सी हैं? मनुस्मृति सबसे प्रमुख है, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, विशिष्ट स्मृति, कात्यायन स्मृति, गौतम स्मृति, और अगला है दोस्तों देवल स्मृति आदि। चलिए, विष्णु स्मृति के अतिरिक्त शेष स्मृतियां श्लोकों में लिखी गई हैं। याद रखिएगा, इनकी भाषा लौकिक संस्कृत है। याद रखिएगा, विष्णु स्मृति के अतिरिक्त जो शेष सभी स्मृतियां हैं वो श्लोकों में लिखी गई हैं। यानी आपसे पूछेगा किस स्मृति की रचना श्लोकों में नहीं की गई है, तो याद रखिएगा वो है विष्णु स्मृति। और इसके अतिरिक्त सबकी रचना दोस्तों जो की गई है वो स्मृतियों में की गई है। और इनकी जो भाषा है ना स्मृतियों को, वो लौकिक संस्कृत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला महाभारत के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं। महाभारत के रचयिता दोस्तों वेद व्यास थे, इन्होंने इसकी रचना की थी। इसमें 18 पर्व हैं। तो आपसे पूछेगा महाभारत में कितने पर्व हैं? आप कहेंगे 18। पहले इसमें 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम जय संहिता था। याद रखिएगा, तो महाभारत का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? इसका प्राचीन नाम जय संहिता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है 24,000 श्लोक होने पर इसका नाम महाभारत हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, 24,000 श्लोक होने के कारण इसका नाम महाभारत हुआ। गुप्त काल में 1,00,000 श्लोक होने पर इसे दोस्तों महाभारत या सतस्राही संहिता कहा गया। देखिएगा, 24,000 श्लोक होने पर इसका नाम भारत हुआ, ठीक है, ना कि महाभारत। और गुप्त काल में 1,00,000 श्लोक होने पर तब इसका नाम महाभारत हुआ और सत्य शास्त्री संहिता भी कहा जाने लगा। तो आपसे पूछेगा सत्य साहसी संहिता किसे कहते थे? तो आप कहेंगे महाभारत को। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों जो कहां पर मिलता है? ये अश्वालायन, ठीक है, अश्वालायन ग्रह सूत्र में मिलता है महाभारत का प्रथम उल्लेख। ठीक है, महाभारत को पंचम वेद भी कहा गया है, यानी 5वां वेद किससे कहा गया है? तो आप कहेंगे महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। भागवत गीता महाभारत के 6ठे पर्व, ठीक है, तो भगवत गीता जो है दोस्तों वो महाभारत के 6ठे पर्व भीष्म पर्व का ही भाग है। तो आपसे पूछ सकता है, भागवत गीता को स्मृति प्रस्थान भी कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि स्मृति प्रस्थान किसे कहा जाता है? आप कहेंगे भागवत गीता को। और जो भागवत गीता है महाभारत के 6ठे पर्व भीष्म पर्व के दोस्तों भाग में ही सम्मिलित है। याद रखिएगा। रामायण के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, रामायण की। इसमें 24,000 श्लोक हैं। अतः दोस्तों इसे चतुर्विशी, ठीक है, चतुर्वर्षी शास्त्री संहिता कहते हैं। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व की 5वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। रामायण और महाभारत दोस्तों अंतिम रूप में संकलन जो इनका हुआ गुप्त काल में 400 ईस्वी के आसपास हुआ था। तो रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में हुआ था 400 ईस्वी के आसपास। ठीक है, रामायण में दोस्तों हमें हिंदू तथा मानव व शवों की संघर्ष का विवरण मिलता है। रामायण दोस्तों 7 कांडों में विभाजित है। तो ये पूछा गया है कि रामायण कितने कांडों में विभाजित है? 7 कांड। कौन कौन से? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों पुराणों के बारे में। पुराणों के बारे में अगला पॉइंट है दोस्तों पुराणों का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? प्राचीन आख्यान होता है पुराणों का शाब्दिक अर्थ। इसमें प्राचीन शास्त्रों की वंशावलियां हैं। पुराणों में ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। पुराणों के रचयिता दोस्तों लोम वर्ष
यह लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्राव को माना जाता है, उग्रश्रवा को माना जाता है पुराणों के रचयिता। ठीक है, याद रखिएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है। इसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण माना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। विष्णु पुराण में विष्णु पुराण में भारत का वर्णन समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय का वर्णन दक्षिण में जो देश है दोस्तों स्थित वह भारत है तथा वहां की संतानें भारतीय हैं। ठीक है, तो विष्णु पुराण में भारत का वर्णन समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारत है और वहां की संतानें भारतीय हैं। ये चीज दोस्तों मानी गई है। मत्स्य व वायु पुराण व विष्णु पुराण प्राचीन राजवंशों का दोस्तों इनमें विवरण मिलता है, याद रखिएगा। देखिए जैसे कि मौर्य वंश का कहां पर विवरण मिलता है? मौर्य वंश का विष्णु पुराण में, शुंग व सातवाहन वंश का मत्स्य पुराण में और गुप्त वंश का दोस्तों वायु पुराण में उल्लेख मिलता है। चलिए बौद्ध साहित्य के बारे में हम बात करने वाले हैं। बौद्ध साहित्य, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ दोस्तों त्रिपिटक है। तो आपसे पूछेगा सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। और इनके नाम दोस्तों कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा सुत्तपिटक, विनय पिटक व आदि धम्म पिटक। ठीक है, त्रिपिटक का मतलब 3, तो इनके नाम है सुत्तपिटक, विनय पिटक व आदि धम्म पिटक और ये पाली भाषा में दोस्तों लिखे गए हैं। सबसे पहले सुत्तपिटक के बारे में बात करते हैं। इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। किसमें? सुत्तपिटक में। यह त्रिपिटकों में सबसे बड़ा एवं सबसे श्रेष्ठ है। इसमें दोस्तों बौद्ध धर्म का एनासाइक्लोपीडिया, ठीक है, एनासाइक्लोपीडिया भी कहा गया है इसे बौद्ध धर्म का। तो किसे कहा गया है? एनासाइक्लोपीडिया इस सुत्तपिटक को कहा गया है। सुत्तपिटक 5 निकायों में विभाजित है। कौन कौन से? एक दीघ निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अगुंतर निकाय व पांचवा है खद्दुक निकाय। ठीक है, जातक कहानियां खद्दुक निकाय का हिस्सा है। तो आपसे पूछ सकता है कि जातक जो कहानियां है वो खद्दुक मतलब किस निकाय का हिस्सा है? तो खद्दुक का। ठीक है, इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की काल्पनिक कथाएं वर्णित हैं। अगला है विनय पिटक दोस्तों। इसमें बुद्ध संघ के नियम, आचार विचार एवं विधि निवेशों का संग्रह है। ठीक है, इसके भी 3 भाग है, पातिमुख, ठीक है, और एक खनदक और तीसरा है परिवार। चलिए आदिधम्म पिटक के बारे में बात करते हैं। यह दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। ठीक है, यह सबसे बाद में लिखा गया है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथा वस्तु है। ठीक है, इसकी रचना तृतीय संगति के समय मोगलीपुत्र तिस्त ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। ठीक है, पीटक शब्द का शाब्दिक अर्थ टोकरी होता है। तो पूछा गया है पीटक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टोकरी। चलिए पाली भाषा के अन्य ग्रंथ कौन कौन से उनके बारे में जान लेते हैं। एक है मिली पहंदो यानी कि मिली प्रसन। ठीक है, मिलिंद प्रसन, मिली पहंदो व मिलिंद प्रसन। चलिए इसके बारे में बात करते हैं ग्रंथ के बारे में। यह नागसेन द्वारा रचित है। इसमें यवन राजा मेरिडिनर, ठीक है, मैनेडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य दार्शनिक वार्तालाप का उल्लेख मिलता है। अगला दीपवंश और महावंश। ये दोस्तों सिंहली अनुश्रुतियां हैं। आप इनकी रचना क्रम से 4वीं और 5वीं शताब्दी से मान सकते हैं। यह इनकी रचना हुई है 4वीं 5वीं शताब्दी में। चलिए जैन साहित्य के बारे में बात करते हैं। जैन साहित्य को दोस्तों आगम सिद्धांत भी कहा जाता है। आगम यानी कि सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। आगम के अंतर्गत 12 अंग, ठीक है, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मंगल सूत्र, ठीक है, सॉरी मूल सूत्र, मंगल सूत्र नहीं, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र आते हैं। अगला है दोस्तों आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का उल्लेख है। तो आपसे पूछ सकता है आचरांग सूत्र में क्या है दोस्तों? तो आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में दोस्तों महावीर स्वामी की जीवनी का उल्लेख है। अगला उपासक सवाओं, ठीक है, उपासक सवाओं में जैन उपासकों के विधि नियमों का संग्रह है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में दोस्तों हुई है, बौद्ध ग्रंथों की पाली भाषा में। अगला है कालिका पुराण में भी दोस्तों जैन धर्म से उल्लेख है, जैन धर्म का संबंध है उससे, याद रखिएगा। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो आपसे पूछेगा 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें? तो भगवती सूत्र में। तथा जैन धर्म के सिद्धांत भी दोस्तों उसमें मिलते हैं। चलिए लौकिक साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत दोस्तों ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। सबसे पहले देखिएगा भास को कालिदास से पूर्व का प्रथम नाटककार माना जाता है। तो कालिदास से पूर्व का प्रथम नाटककार भास थे। भास ने 13 नाटक लिखे थे।
अगला है दोस्तों स्वप्ना, ठीक है, स्वप्न व सवरता पहला संपूर्ण नाटक माना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा स्वप्ना सवरता पहला संपूर्ण नाटक माना जाता है। शूद्रक गुप्त काल ने मृच्छकटिकम नाटक में पहली बार राज परिवार के स्थान पर समाज के मध्यम वर्ग के लोगों को पात्र बताया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें शूद्र व महिलाएं संस्कृत के स्थान पर प्राकृत बोलते थे, याद रखिएगा। तो मृच्छकटिकम किसकी रचना है दोस्तों, ये कालिदास की रचना है, ठीक है। अगला है क्षेमेंद्र का यानी क्षेमेंद्र द्वारा रचित वृहत, ठीक है, वृहत का कथा मंजरी, ठीक है, वृहत का कच्छा मतलब कथा मंजरी, इसका उल्लेख दोस्तों मिलता है, या फिर ये जो क्षेमेंद्र है इसके द्वारा रचित है व्रत का कथा मंजरी, ठीक है, व्रत का कथा मंजरी इसके द्वारा रचित है, ठीक है। गार्गी संहिता शुंग वंश का एक ज्योतिष ग्रंथ है, तो शुंग वंश का एक ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है, तो आप कहेंगे गार्गी संहिता। अगला अगला है दोस्तों पद्म गुप्त के नवा संहाक चरित्र में परमार वंश के शासक सिंधुराज की जीवनी है, याद रखिए। अगला पंचतत्व व हितोपदेश नीति विषयक ग्रंथ है, तो नीति विषयक ग्रंथ कौन से हैं, पंचतंत्र व हितोपदेश। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र का दोस्तों 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, ठीक है। चलिए कुछ मैं आप सभी को पुस्तक दिखा रहा हूं जो रचित है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है दोस्तों, अर्थशास्त्र ये चाणक्य ने लिखी है, ठीक है, याद रखिएगा। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी है। व्याकरण के पितामह आचार्य पाणिनि ने दोस्तों अष्टाध्यायी लिखी है। विशाखा दत्त ने मुद्राक्षर लिखी है, ठीक है, याद रखिएगा। महर्षि पतंजलि ने क्या लिखा, महाभाष्य। कालिदास ने मालवी गा मित्रम लिखी है। बाणभट्ट ने दोस्तों हरचरित लिखी है। भास ने स्वप्ना दत्तम लिखी है। शूद्रक ने, सॉरी दोस्तों कालिदास नहीं थे, मृच्छकटिकम के रचयिता शूद्रक थे, याद रखिएगा, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। कल्लड़ के लेखक दोस्तों राज तरंगिणी, यानी कल्लड़ ने राज तरंगिणी नामक पुस्तक लिखी थी। दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास संगम साहित्य से ज्ञात होता है, ठीक है। अगला सुदूर दक्षिण के पल्लव और चोल शासकों का इतिहास नंदीक लंबक, ठीक है, नंदीक लंबक कलिंगुतुपर्णी चोल चरित आदि से दोस्तों प्राप्त होता है, याद रखिएगा। चलिए विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में बात करने वाले हैं, पॉइंट 2 आ गया। भारत पर प्राचीन समय से ही दोस्तों विदेशी आक्रमण होते रहे हैं। इन विदेशी आक्रमणों के कारण भारत में राजनीति और यहाँ के इतिहास में समय समय पर काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। भले ही भारत पर यूनानियों का दोस्तों हमला रहा हो या मुसलमानों का या फिर अन्य जातियों का, अनेक विदेशी यात्रियों ने दोस्तों यहाँ धरती पर अपना पांव रखा है। इस मतलब इनमें से अधिकांश यात्री आक्रमणकारी सेना के साथ भारत आए। इन विदेशी यात्रियों के विवरण से भारतीय इतिहास की अमूल्य जानकारी हमें प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों लेखकों के विवरण से दोस्तों भारतीय इतिहास की जो जानकारी मिलती है उसे 3 भागों में बांटा गया है, यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूनानी रोमन लेखक के बारे में। सबसे पहले दोस्तों टैसेसियस और हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस और टैटेसियस दोस्तों यूनान और रोम के प्राचीन लेखकों में से एक थे, ठीक है। तो टैटेसियस यूनान का और हेरोडोटस दोस्तों रोम का, ठीक है। हेरोडोटस को दोस्तों इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। अगला टैटेसियस दोस्तों ईरानी राजवैद्य था। उसने भारत के विषय में समस्त जानकारी ईरानियों अधिकारियों से दोस्तों प्राप्त की थी। हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन दोस्तों किया गया था। अगला है दोस्तों नियाकर्ष, ठीक है, नियाकर्ष और आनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस, ये सभी लेखक दोस्तों सिकंदर के समकालीन थे। इन लेखकों द्वारा जो भी विवरण तत्कालीन भारतीय इतिहास से जुड़ा है वे अपने में दोस्तों प्रमाणिक है, ठीक है, वह अपने में प्रमाणिक है। सिकंदर के बाद के लेखकों में महत्वपूर्ण था दोस्तों मैगस्थनीज, जो यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्षों तक दोस्तों रहा था, ठीक है। तो मैगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी अपनी प्रसिद्ध, वो कौन सी थी, वो थी दोस्तों इंडिका, ठीक है, याद रखिएगा। तो यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत कौन था, मैगस्थनीज, और वह किसके दरबार में रहता था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। उसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें तत्कालीन मौर्य वंशीय समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया जाता है। अगला दोस्तों डाइमैक्स, ठीक है, डाइमैक्स ये सीरियन नरेश अंतियोकस
का राजदूत था। तो अंतियोकस का राजदूत कौन था? डाइमेकस। ठीक है, सीरियन नरेश था सीरिया का, जो बिंदुसार के दोस्तों राज दरबार में काफी दिनों तक रहा था, डाइमेकस। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में ये रहा था। अगला डाइनिसियस, ठीक है, वो डाइमेकस था, ये है डाइनिसियस। यह मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फ के राजदूत के रूप में काफी दिनों तक सम्राट अशोक के राज दरबार में रहा था। तो ठीक है, सम्राट अशोक के राज दरबार में कौन रहा था? डाइनिसियस। ये मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फ के राजदूत के रूप में रहा था दोस्तों, ये अशोक के दरबार में। चलिए अब चीनी लेखकों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों चीनी लेखकों के बारे में बात करते हैं, फायान के बारे में। दोस्तों इसका जन्म फायान का जन्म चीन के वुवंग नामक स्थान पर हुआ था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने लगभग 399 ईस्वी में भारत की यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, और इस समुद्रगुप्त के दोस्तों दरबार में आया था, याद रखिएगा। फायान की भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तशिल्प एवं बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। इसलिए फायान ने उन्हीं स्थानों को चुना और उनका भ्रमण किया और उन्हीं को महत्व दिया जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ठीक है, याद रखिएगा। हावेंग सांग दोस्तों, ये कन्नौज के राजा हर्षवर्धन जो कि 606 से 647 तक शासन का उसने किया था, के शासन काल में भारत आया था। ठीक है, चलिए इसने करीब 10 वर्षों तक भारत में भ्रमण किया। उसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अंतर किया। तो किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में हावेंग सांग ने। ठीक है, और सीयू की यानी भारत की यात्रा का दोस्तों जो वृत्तांत था उसने अपनी सीयू की नामक ग्रंथ में लिखा था, जिसमें लगभग 138 देशों की यात्रा का विवरण का जिक्र इन्होंने किया था। चलिए चीन यात्रियों में सबसे सर्वाधिक महत्व हावेंग सांग की यात्रा का है दोस्तों। उसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स अर्थात यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। ठीक है, यात्रियों का राजकुमार किसे? हावेंग सांग को, और इसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा गया। ठीक है, अगला है इथिंग्स। ठीक है, इथिंग्स ये 613 से 715 ईस्वी तक भारत के दोस्तों भारत का इसने दौरा किया था, भारत में आया था। ठीक है, इथिंग्स। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। जो इंग्स था दोस्तों नालंदा एवं विक्रम विश्वविद्यालय तथा मतलब उस समय भारत के जो दोस्तों विद्यालय थे उन पर इसने प्रकाश डाला था। नालंदा एवं विश्वविद्यालय, इन विद्यालयों पर इसने प्रकाश डाला था इथिंग्स ने। ठीक है, अगला है दोस्तों मतवालिन। ठीक है, मतवालिन ने हर्ष के पूर्व अभिमान एवं चाउजू कुआ ने चोलकालीन इतिहास पर प्रारंभ डाला था। ठीक है, तो मतवालिन ने हर्ष के पूर्व अभियान पर और चाउजू कुआ ने चोलकालीन अभियान पर प्रकाश डाला था। फरिश्ता एक प्रसिद्ध इतिहासकार था जिसने फारसी में इतिहास लिखा था। फरिश्ता युवावस्था में अपने पिता के साथ अहमदाबाद आया और वहां 1589 तक रहा। इसके बाद बीजापुर चला गया, जहां उसने सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का संरक्षण प्राप्त किया था। अलबरूनी जो अबू रिहान नाम से भी जाना जाता था, 1973 में ख्वारिज्म खीवा में पैदा हुआ था। 1917 में ख्वारिज्म को महमूद गजनवी द्वारा जीत जाने पर अलबरूनी को उसके राज्य ज्योतिषी के पद पर नियुक्त किया। बाद में महमूद के साथ अलबरूनी भारत आया। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद अर्थात किताब हिंद में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। 915-16 ईस्वी में भारत की यात्रा करने वाला बगदाद का यह यात्री अलमसूदी राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी देता है। तबरी एंड और अथवा टबरी अबू जाफर महमूद इब्न जरी उत तबरी एक महान अरबी इतिहासकार एवं इस्लाम धर्म शास्त्री। यहाँ पर नीचे कुछ फारसी विद्वानों का वर्णन किया गया है। इनमें से महत्वपूर्ण है फिरदौसी, जो कि 940 से 120 ईसा पूर्व तक रहे थे। इन्होंने शाहनामा लिखा था। रसदुद्दीन कृत जमीयत अल तवारीख, अल अहमद कृत चाचनामा,
मिनहाल उल सिराज कृत तबकात ए नासिरी, जियाउद्दीन बर्नी कृत तारीख ए फिरोज शाह अबुल फजल द्वारा अकबरनामा लिखा गया। कुछ अन्य विदेशी यात्रियों का वर्णन यहाँ पर दिया गया है, जैसे इब्न बतूता। इब्न बतूता एक विद्वान अफ्रीकी यात्री था जिसका जन्म 24 जनवरी 1304 ईस्वी को उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को देश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में हुआ था। इब्न बतूता 1331 में सुल्तान महमूद तुगलक के राज्यकाल में भारत आया। सुल्तान ने इसका स्वागत किया और उसे दिल्ली का प्रधान काजी नियुक्त कर दिया। दूसरे नंबर पर है बर्नियर। बर्नियर का पूरा नाम फ्रांसिस बर्नियर था। ये एक फ्रांसीसी विद्वान डॉक्टर थे जो 17वीं सदी में फ्रांस से भारत आए थे। बर्नियर के आगमन के समय मुगल बादशाह शाहजहां अपने जीवन के अंतिम चरण में थे। उनके पुत्र भावी बादशाह होने के मसूबे बांधने और उसके लिए उद्योग करने में जुटे हुए थे। बर्नियर ने मुगल राज्य में 8 वर्षों तक नौकरी की। उस समय ये युद्ध की कई प्रधान घटना बर्नियर ने स्वयं देखी थी। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी यहाँ पर कुछ दी गई है, जैसे 1400 ईसा पूर्व में बोगज कोई अभिलेख है यह, जो कि एशिया माइनर से प्राप्त है। इसमें वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेश नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारत वर्ष का जिक्र हाथीगुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुछिब की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत होने पर हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी अभिलेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास गड्ढे वाले घर जो होते हैं उनको गर्तावास कहते हैं का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी के साहित्य में कासारपाण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। अरिकमेंडु पांडुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अभिलेख, यहाँ पर कुछ अभिलेख दिए गए हैं और उन अभिलेखों को किसने नंबर फर्स्ट पर है हाथी अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसको कलिंग राजा खारवेल ने लिखा था। दूसरा नंबर है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, जिसका रचना रुद्रदामर ने की थी। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख, जिसकी रचना गौतमी बलश्री ने की थी। नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ लेख, जिसकी रचना समुद्रगुप्त ने की थी। नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख, जिसकी रचना पुलकेशिन द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख, जिसकी रचना मालवा नरेश यशोवर्मन ने की थी। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख, जिसकी रचना प्रतिहार नरेश भोज ने की थी। नेक्स्ट है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, जिसकी रचना स्कंदगुप्त ने की थी। नेक्स्ट है देवपाड़ा अभिलेख, जिससे बंगाल शासक विजय सेन ने लिखा था। यहाँ पर नोट दिया गया है, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।